नमस्कार, दूरदर्शन मध्य प्रदेश के हमारे इस बजट स्पेशल खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अंकुर जैन। केंद्र की मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का यह पहला बजट आ चुका है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वर्ष 2025-26 का केंद्रीय बजट पेश कर दिया है, जिसमें केंद्र सरकार ने किराए पर टीडीएस की सालाना सीमा को मौजूदा 2.4 लाख रुपए से बढ़ाकर 6 लाख रुपए तक करने का प्रस्ताव रखा है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा है कि इससे टीडीएस के लिए उत्तरदायी लेन देन की संख्या कम हो जाएगी, जिससे छोटे भुगतान पाने वाले छोटे करदाताओं को फायदा होगा। केंद्रीय बजट में किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख रुपए कर दी है। वहीं सरकार ने शिक्षा, पर्यटन, रोजगार, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भी कई प्रावधान बजट में किए हैं। किसानों के लिए धन धान्य योजना का ऐलान किया गया है। वहीं ई मोबिलिटी को प्रोत्साहित करने के भी प्रयास किए गए हैं, जिसके तहत ई व्हीकल, लिथियम आयन बैटरी सस्ती हो सकेंगी। साथ ही 36 जीवन रक्षक दवाओं पर भी ड्यूटी टैक्स खत्म कर दिया गया है। वहीं रक्षा क्षेत्र में 6.81 लाख करोड़ रुपए खर्च करने का प्रावधान रखा गया है। तो वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण में यह भी कहा कि यह बजट गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति पर विशेष रूप से केंद्रित है। तो इस तरह हम देखते हैं कि बजट में हर वर्ग के लिए कुछ ना कुछ है। तो बजट के इन प्रावधानों पर ही हम हमारे इस खास कार्यक्रम में चर्चा करेंगे और हमारे साथ बात करने के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वित्तीय मामलों और अर्थशास्त्र के विशेषज्ञ चार्टर्ड अकाउंटेंट नवनीत गर्ग जी, जिनसे हम बजट के इन प्रावधानों से कैसे विकसित भारत बनाने में मदद मिलेगी यह जानेंगे। साथ ही हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़े हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश एलिया जी, जो कि राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक विश्लेषक हैं, समाज और सरकार की गतिविधियों पर पैनी नजर रखते हैं। उनसे समझेंगे कि कैसे ये बजट जन आकांक्षाओं को पूरा करने में मददगार साबित होगा। तो इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले एक बार वित्त मंत्री के द्वारा पेश किए गए बजट पर देखते हैं हमारी ये खास रिपोर्ट। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया मोदी 3.0 का पहला पूर्ण बजट। लगातार 8वीं बार बजट पेश करने वाली पूर्णकाल महिला वित्त मंत्री होने का बना विश्व रिकॉर्ड। साल 2025-26 का आम बजट संसद में हुआ पेश। 2020-21 में वित्तीय घाटा जीडीपी के 9.2% से घटकर 2025-26 में केवल 4.4% रहने का अनुमान। देश के विकास पर खर्च होने वाले पूंजीगत व्यय यानी कैपेक्स में ऐतिहासिक बढ़ोतरी का बना नया रिकॉर्ड। बुनियादी ढांचे में होने वाला यह खर्च अब तक का सबसे अधिक जीडीपी का 4.3% के बराबर है। देश की सुरक्षा के लिए वित्त मंत्री ने किया 4.9 लाख करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान। ग्रामीण विकास पर खर्च होंगे 2,66,000 करोड़। अगले सब्सिडी का खर्च 3,80,000 करोड़। रेल, रोड, शिपिंग, एविएशन समेत ट्रांसपोर्टेशन के लिए 5,48,000 करोड़ रुपए से ज्यादा होंगे खर्च। देश की आंतरिक सुरक्षा के लिए वित्त मंत्री ने गृह मंत्रालय को दिया 2.3 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का बजट। किसान कल्याण के लिए 1.7 लाख करोड़ से ज्यादा का बजट। शिक्षा और स्वास्थ्य पर होगा 2.26 लाख करोड़ रुपए का खर्च। शहरी विकास पर करीब 97,000 करोड़ होंगे खर्च। आईटी और टेलीकॉम को 95,000 करोड़ से ज्यादा मिले। भारत बना दुनिया की सबसे तेज रफ्तार अर्थव्यवस्था। वित्त मंत्री ने बीते 10 वर्षों में भारत की अभूतपूर्व विकास यात्रा की ओर खींचा दुनिया का ध्यान। अगले 5 वर्षों में सबका विकास के लक्ष्य को ध्यान में रखकर योजनाओं पर रहेगा फोकस। वित्त मंत्री ने गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के विकास के लिए 10 सूत्री कार्यक्रम का किया ऐलान। खेती बाड़ी, एमएसएमई, निवेश और एक्सपोर्ट्स बनेंगे भारत की विकास के पावरफुल इंजन। विकसित भारत के लक्ष्य में देश को गरीबी मुक्त बनाना, 100% उच्च गुणवत्ता की शिक्षा सभी को देना, सभी को सस्ती और समग्र स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, सभी को स्किल और रोजगार के साथ जोड़ना, देश की 70% महिलाओं को आर्थिक गतिविधियों में लगाना और किसानों को भारत को दुनिया का फूड बास्केट बनाने में रहेगा फोकस। लंबी अवधि में महंगाई को काबू में रखने के लिए वित्त मंत्री ने कृषि क्षेत्र के लिए किया बड़ा ऐलान। तिलहन की तर्ज पर अब 6 सालों के लिए दालों में आत्मनिर्भरता के मिशन की होगी शुरुआत। फलों और सब्जियों के उत्पादन और विकास के लिए बनेगी समग्र योजना। खेती बाड़ी के मोर्चे पर देश के सब 100 जिलों में शुरू की मंत्री धन धान्य योजना। एमएसएमई सेक्टर के लिए वित्त मंत्री का बड़ा ऐलान। एमएसएमई स्कीम का फायदा अब निवेश की सीमा 2.5 गुना और टर्नओवर की सीमा 2 गुना बढ़ाई गई। अगले 5 सालों में लघु और छोटी इकाइयों को मिलेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का अतिरिक्त कर्ज। स्टार्टअप्स के लिए नए 10,000 करोड़ रुपए के फंड ऑफ फंड्स की भी हुई है घोषणा। पहली बार उद्यमिता कदम रखने वाले 5 लाख महिला, एससी, एसटी उद्यमियों के लिए वित्त मंत्री का बड़ा तोहफा। स्टैंड अप इंडिया की तर्ज पर अगले 5 सालों के लिए मिलेगा 2 करोड़ रुपए तक का टर्म लोन। वित्त मंत्री ने फुटवेयर और लेदर, फूड प्रोसेसिंग, खिलौना उद्योग, क्लीन टेक मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने का किया ऐलान।
मेक इन इंडिया को और मजबूती देने के लिए छोटे और बड़े उद्यमियों को सहारा देने के लिए नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन की होगी शुरुआत। 2025 से 2030 तक के लिए वित्त मंत्री ने नए एसेट मोनेटाइजेशन का किया ऐलान। नए प्रोजेक्ट्स में आएगा 10 लाख करोड़ रुपए का निवेश। राज्यों को कैपेक्स और रिफॉर्म्स के लिए 50 सालों के लिए मिलेगा 1.5 लाख करोड़ रुपए का ब्याज मुक्त कर्जा। हर घर नल से जल पहुंचाने के लिए जल जीवन मिशन को मिला 2030 तक विस्तार। वित्तीय क्षेत्र में बड़े सुधारों की हुई घोषणा। बीमा क्षेत्र में एफडीआई की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% की गई। कारोबार में आसानी के लिए वित्त मंत्री ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को विस्तार देने के लिए कई उपायों की घोषणा की। स्टार्टअप्स को मिलने वाला फायदा 2030 तक बढ़ाया गया। देश में निवेश करने की शर्तों को भी बनाया गया आसान। और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस समय सीधे लाइव पत्रकार वार्ता कर रही हैं। हम उनसे जुड़ते हैं और उसके बाद हमारे विशेषज्ञों से चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। चलते हैं निर्मला सीतारमण की पत्रकार वार्ता में। Income tax simplification, which I announced in July, is already completed in its works, and we will in the next week. So the income tax simplification, about which in July budget I have gone in detail to say, work is completed within 6 months is what I said. Within 6 months we've brought the bill. It will be coming into the parliament next week. If we are talking of reform inclusive of taxation, the work is done. It's about rationalization in customs. Tariffs are being brought down. Tariffs are being simplified. The basket which consisted of so many different tariffs for so many different commodities are now reduced. 8 were taken off, 8 has been taken off now. So whatever remains now, 7 I think remains, and that is all about India's tariff. Usual narrative which goes on, saying is India being too heavy on tariffs? No, you find that we've drastically reduced and also simplified. So this budget has so many things for all of us. The more important which performed very well during COVID and which has contributed to India's food. The proposal this budget actually talk about everything to do with beach to bazaar, literally from the stage of seeds, hybrid seeds, resilient, climate resilient seeds, seeds which can give greater output, seeds which are going to be high yielding, all this together to the final point of India becoming the world's food basket. That's the definition I put in when I was talking about Vikasit Bharat. So we are making sure that India's agriculture gets the support across the board, whether it is on seeds, whether it is for skilling the farmers, whether it is rural prosperity, whether it is going to have agriculture and allied industries being set up in rural areas, and whether it is going to be farmers getting better and more loan with interest subvention, not just farmers, fishermen, and also dairy, meaning animal husbandry. So the picture for rural development and the picture for supporting agriculture is across the board, and that has been narrated. The second thing which I would want to highlight is the continued emphasis that we're giving since vote on account budget, July budget, and now on the MSMEs. Whether it is giving them sovereign guaranteed loan, whether it is support during COVID, whether the definition being changed now for better, more inclusive growth in MSMEs, access to bank credit. So MSMEs have also been given greater emphasis. Together with this, I'd like to highlight the point that energy security has had greater attention in this budget. We've highlighted in July budget how even pump storage will have greater attention. Solar and wind and renewable energy has also been taking consistently good importance in our budgets this time. तो कैसे दूरगामी विभिन्न वर्गों के लिए दूरगामी लाभकारी ये बजट साबित होगा, ये बता रही थी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। और हम चलते हैं, हमारे साथ जुड़े हैं आर्थिक मामलों के विशेषज्ञ नवनीत गर्ग जी। नवनीत जी, आपसे जानना चाहेंगे कि मध्यम वर्ग के लिए हमेशा ये कहा जाता था कि सीधे कोई फायदे बजट में नहीं देखने मिलते थे, लेकिन इस बार तो जो सबसे बड़ी कहीं ना कहीं मध्यम वर्ग की जो मांग थी वो इस बजट में पूरी हुई है। जी, निश्चित रूप से ये जो बजट है ये हम कहें कि पूरा मध्यम वर्ग पर ही केंद्रित बजट है, तो ये बात अतिशयोक्ति नहीं होगी।
और इसका अंदाज़ा कल ही लग गया था जब माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने शुरुआती दौर में ये कहा था कि माँ लक्ष्मी की कृपा मध्यम वर्ग और गरीब वर्ग पे बनी रहे। तो उससे एक अंदाज़ा लग गया था कि इस बार का जो बजट है वो मध्यम वर्ग पर केंद्रित होने वाला है, और वाकई में माँ लक्ष्मी की कृपा हुई। और एक जो मध्यम वर्ग जिसको हम कह सकते हैं कि जिसकी आय करीब 1 लाख रुपए या उससे कम है, वो आज की तारीख में उसको हम कह सकते हैं कि वो मध्यम वर्गीय है, और उस मध्यम वर्ग को विशेष रूप से फ़ायदा मिला है। जैसे आयकर के स्लैब में अभी जो उन्होंने बदलाव किए हैं उसके तहत 12 लाख तक की आय पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना होगा। 12 लाख रुपए सालाना आय का मतलब ये हो गया कि करीब करीब 1 लाख या उससे कम जिस व्यक्ति की आय है उसको टैक्स देने की आवश्यकता नहीं है। वर्तमान में प्रावधानों के अनुसार अगर 12 लाख की किसी की इनकम है तो उसको 90,000 रुपये टैक्स देना होता है। तो उस व्यक्ति के लिए अभी 90,000 रुपये बच जाएंगे। तो 90,000 का अगर हम बात करें तो मोटा मोटा करीब करीब 7,500 रुपये महीना उसकी पॉकेट में एक्स्ट्रा बचेगा। और शायद सरकार का प्रयास ये है कि कंजम्पशन को बढ़ाना है। बार बार इस बात पे जोर दिया गया कि एक मध्यम वर्ग जो खर्च करने योग्य उसके पास आमदनी है उसको बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जिससे कि वो ज़्यादा से ज़्यादा खर्च करे, मार्केट में डिमांड आएगी, और डिमांड आने के कारण फिर एक इंडस्ट्री को बूस्ट मिलेगा और इंडस्ट्री में एक थोड़ा सा तरक्की होगी। सो इसी बात को मद्देनजर रखते हुए आयकर में इतना बड़ा परिवर्तन, मुझे करीब 20 साल का मेरा अपना अनुभव है और मुझे याद नहीं है कि कभी भी इतना बड़ा बेनिफिट इनकम टैक्स के स्लैब में दिया गया हो कि 7 लाख से सीधे सीधे 12 लाख रुपए, लगभग डबल का फायदा हो गया है। और सरकार प्रति व्यक्ति 90,000 रुपए की अगर अपना टैक्स छोड़ रही है, करीब करीब 1 लाख करोड़ का रेवेन्यू सरकार का इसमें कम हो रहा है, जैसा कि माननीय वित्त मंत्री महोदय ने वहाँ पे बताया संसद में। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि सरकार इतना बड़ा रेवेन्यू यहाँ पर छोड़ने के लिए तैयार है। पर कुछ असर पड़ेगा? निश्चित रूप से नहीं, आप इतने बड़े पैमाने पर आप रेवेन्यू अपना घटा रहे हैं, तो आपकी जो विकास नीतियां हैं जिस पर आप खर्च करने की बात करते हैं वो उसकी आप भरपाई कैसे करेंगे? देखिए, इसका बड़ा अच्छा प्रभाव है अंकुर जी। मैं आपको बताऊं कि जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तो उद्योगों को अपना उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। और कोई भी आम आदमी, आप में कोई भी व्यक्ति अगर कोई भी खर्च करते हैं तो उस पर एक जीएसटी का कंपोनेंट शामिल होता है। आप सुबह ब्रश करने से लेकर के रात में सोते समय तक जितनी भी चीज़ों का उपयोग करते हैं सब में जीएसटी का कंपोनेंट शामिल होता है। और सरकार का पिछले 10 सालों में एक रुख बिल्कुल हमें यहाँ पे समझ में आया है कि वो डायरेक्ट टैक्स कलेक्शन पे बहुत ज़्यादा फोकस नहीं है उनका। वो डायरेक्ट टैक्स के माध्यम से इनडायरेक्ट टैक्स यानी जीएसटी या जो सेंट्रल एक्साइज या कस्टम्स को साधने की कोशिश कर रहे हैं। तो जैसे जैसे कंजम्पशन बढ़ेगा तो ये जो इनकम टैक्स से लॉस हो रहा है उसकी भरपाई जीएसटी के रूप में हो जाएगी। जो भी व्यक्ति अब खर्च ज्यादा करेगा उसके ऊपर जीएसटी के रूप में सरकार को आमदनी प्राप्त होगी और वो वहां से उसे कंपनसेट हो जाना चाहिए। जी, आपसे पूछना चाहूंगा सतीश जी कि अक्सर अभी मैं विपक्ष के कुछ बयान पढ़ रहा हूं, उसमें ये बात कही जा रही है लगातार कि एक बार फिर आम लोगों को छलने वाला है, विकास दर लगातार नीचे जा रही है। जो पीसीसी चीफ हैं जीतू पटवारी वो कह रहे हैं लूटो और बेचो देश की वाली नीति पर यह बजट लगातार काम हो रहा है और इस बजट में भी वही सब कुछ दिख रहा है। तो क्या ये वही रटे रटाए भाषण हमें विपक्ष के लगातार देखने सुनने को मिलते रहते हैं, जबकि जिन चीजों पर पहले बात की जाती थी उन सब की भरपाई इस बजट में की गई है? मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है, किसानों के लिए प्रावधान किए गए हैं, दवाएं सस्ती की गई हैं, रक्षा क्षेत्र पर खर्च किया गया है। ऐसे में विपक्ष के इन बयानों को किस तरह से आप देखते हैं? देखिए, विपक्ष का काम बयान देना है और बजट का विरोध करना है, वो उन्होंने किया है। लेकिन जहाँ तक मैं देखता हूँ, ये जो मुझे करीब 22 वर्षों से मैं बजट लगातार मध्य प्रदेश का भी कवर करता रहा हूँ और केंद्र के बजट पर भी काफ़ी लिखता रहा हूँ जी। इसमें एक बहुत साफ एक तो चीज़ सातत्य दिखता है। 2014 से मोदी जब से प्रधानमंत्री बने हैं तो वो एक जो आर्थिक विकास का, देश को आगे ले जाने का जो रोड मैप है उसका एक हिस्सा है और उसमें राजनीति कम है बल्कि विजन ज़्यादा है जी। और न केवल ये भारत की राजनीति या भारत की अर्थनीति और किसानों और यहाँ के सारे वर्गों को संतुलित करने की बात है, बल्कि विश्व परिदृश्य में अगर आप देखेंगे तो विश्व परिदृश्य पर भी हमारी चुनौतियां बदल गई हैं। हम पहले विकासशील देशों की पांत में शामिल थे, हमारा कंपटीशन होता था विकासशील देशों से, लेकिन आज अगर हमारा कंपटीशन है जो विकसित देश हैं, हम दुनिया की 5वीं अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। इसका मतलब यह है कि जो 4 अर्थव्यवस्था हमारे से ऊपर है उनसे हमारा कंपटीशन है और जो हमारे जस्ट नीचे चली गई जिनको हमने पार किया है उनसे भी हमारा कंपटीशन है। तो हमारा विकसित देशों से कंपटीशन है एक। और दूसरा, इस वक्त पूरी दुनिया की राजनीति बदली हुई है। अमेरिका की राजनीति आप देखेंगे तो अमेरिका नए तरह से दुनिया पर दबाव बना रहा है। चीन
एक आर्थिक शक्ति है, मैन्युफैक्चरिंग की एक शक्ति है, वो अपने तरह से दबाव बनाने की कोशिश कर रहा है, खासकर अमेरिका की में जो बदलाव हुआ है उसका वो फायदा लेना चाह रहा है। भारत ने दोनों ही स्थितियों को देखी। अगर आप देखेंगे कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो 5वें नंबर पर तो पहुंच गई है, लेकिन निर्यात अभी भी पीछे है, वो 7वें नंबर पर है। तो हमें निर्यात को ऊपर ले जाना है और अर्थव्यवस्था, हमारा लक्ष्य जो है 3रे नंबर पर पहुंचना है। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि हमारे देश की जो जरूरतें हैं वो देश में ही पूरी हो, यानी मैन्युफैक्चरिंग जो है, उद्योग जगत जो है भारत की जरूरतों को पूरा करने लायक बने और निर्यात भी बढ़ा सके। जैसा कि अभी गर्ग साहब ने भी जैसे कहा कि ये जो राहत दी है मध्य वर्ग को, चूंकि वो मध्य वर्ग जो है खरीदी की कैपेसिटी उसके पास होती है या उसके पास पैसा आता है तो वो उसको रखता नहीं है, खर्च करता है। तो हमारा जो उद्योग जगत है उसको एक बूस्ट मिलेगा, मैन्युफैक्चरिंग हमारे देश में बढ़ेगी और अल्टीमेटली हम देख रहे हैं लगातार जीएसटी में हमारा कलेक्शन लगातार बढ़ रहा है। तो सरकार को किसी तरह से नुकसान नहीं है, हमारी अर्थव्यवस्था मजबूत होगी, हमारा निर्यात बढ़ेगा और विश्व स्तर पर जो हम अर्थसत्ता बनना चाह रहे हैं 3रे नंबर की, तो हमें निर्यात भी बढ़ाना पड़ेगा। उस दिशा में एक कदम दिखता है, राजनीतिक कम है। हालांकि ये भी कहा जा रहा है कि बिहार का चुनाव है, उसको लेकर भी कोई चीज़ें की गई हैं जिन पे वो एक हल्का सा वो दिखता है कि उसका भी मद्देनजर, उसका भी ध्यान रखा गया है। जी, निश्चित तौर पर यदि आपको एक विकसित अर्थव्यवस्था बनाना है तो आपको आयात घटाना होगा और निर्यात बढ़ाना होगा। आपको अपने देश के लोगों की ज़रूरतों को तो पूरा करना ही है, लेकिन साथ ही इतना उत्पादन करना है कि आप इसे बाहर भी भेज सकें, तभी जो है अर्थव्यवस्था में ग्रूम देखने को मिल सकता है। खैर, यहाँ पर रुकते हैं हम एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक की इस चर्चा को जारी रखेंगे। Come on boys, let's go practice. अरे रुक यार, मेरे बैंक अकाउंट में गलत एंट्री का प्रॉब्लम हो गया है। अरे तो बैंक को कंप्लेन करना। बैंक को लिखे 1 महीना हो गया है, बट वो गूगली पे गूगली डाले जा तो रहा है। आरबीआई के लोकपाल को इन्फॉर्म करो। रुक, मैं समझाता हूँ। जैसे क्रिकेट में 3rd अंपायर, वैसे ही आरबीआई का ओम्बुड्समैन। आरबीआई कहता है अगर बैंक आपकी कंप्लेंट को 1 महीने में नहीं सुलझाता तो आप आरबीआई के कंप्लेंट मैनेजमेंट सिस्टम पर ऑनलाइन कंप्लेंट कर सकते हैं। ये आरबीआई का आसान तरीका है आपकी कंप्लेंट सुलझाने का, और वो भी फ्री। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। और ब्रेक के बाद आपका एक बार फिर स्वागत है। केंद्रीय वित्त मंत्री द्वारा पेश किए गए बजट के ऊपर हम खास चर्चा हमारे अतिथियों के साथ, विशेषज्ञों के साथ यहाँ कर रहे हैं। इस चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले हम सीधे चलते हैं। डिक्की के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिरवैया हमारे साथ जुड़ रहे हैं और हमारे संवाददाता आशीष मंगल सोनी उनसे सीधी बात कर रहे हैं। आशीष, क्या कुछ कहना है यहाँ पर अनिल जी का दलितों के लिए, खासतौर से अनुसूचित जाति जनजाति वर्ग के लिए इस बजट में क्या कुछ खास प्रावधान किए गए हैं? क्या वे इस पर प्रसन्नता जाहिर कर रहे हैं या कुछ उम्मीदें हैं जो पूरी होना बाकी रह गई हैं? बिल्कुल बिल्कुल अंकुर, देखिए आज जब केंद्रीय वित्त मंत्री ने बजट पेश किया है, हमारे साथ डिक्की मध्य प्रदेश के अध्यक्ष डॉक्टर अनिल सिरवैया हैं। अनिल जी, इस बजट को किस तरह आप देखते हैं? क्या जनजातीय वर्ग के लिए इस बजट से खुशी है या ऐसी कोई अपेक्षा रह गई जो पूरा होना बाकी थी? हाँ, ओवरऑल हम इस बजट को देखें और इसके बारे में कोई राय दे तो हम कह सकते हैं कि एक संतुलित बजट है। और जहाँ तक जो कमज़ोर और वंचित तबकों की बात है, जैसा कि सरकार ने बताया कि युवा, गरीब, किसान, महिलाएं, इन 4 को पर सरकार का फोकस है और इन 4 पर ही ध्यान में रखते हुए सारी चीज़ों को एक तरह से बजट में समन्वित किया गया है, उसको मैनेज किया गया है। तो मुझे ओवरऑल तो ये ठीक ठाक दिखाई देता है। अगर हम इसको जैसे कि अगर मैं उद्यमिता के क्षेत्र की बात करूँ, स्वरोजगार के क्षेत्र की बात करूँ, तो यहाँ 2-3 जो सरकार ने प्रावधान किए हैं, मुझे लगता है इससे नए उद्यमियों को जो वर्तमान में कोई कार्य कर रहे हैं, किसी उद्यमिता गतिविधियों में है, स्वरोजगार में है, तो उनको थोड़ा सा आगे बढ़ने में एक मदद मिलेगी। जैसे CGTMS का जो दायरा था उसको बढ़ा के 5 करोड़ से 10 CR तक कर दिया गया है। ये एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम होती थी जब कोई अपना प्रोजेक्ट लगाता था, जब उसकी कॉस्ट बढ़ जाती थी, फिर ऐसे में ये बड़ी दुविधापूर्ण स्थिति होती थी कि वो कहाँ से इतना एडिशनल जो है अतिरिक्त वो लेकर आए उसके लिए मॉर्गेज के लिए कोई चीज़, बैंक लोन के लिए। तो ये मुझे लगता है इससे एक बड़ी जो राहत मिलेगी। दूसरी चीज़ें अगर आप देखें, SC ST और महिलाओं के लिए 2 करोड़ तक के टर्म लोन की एक व्यवस्था की गई है, तो मुझे लगता है ये भी एक अच्छा निर्णय है कहा जाएगा। इसके अलावा जो एक्सपोर्ट को पर जो बात हुई है वो उसमें काफ़ी वो भी एक मुझे लगता है एक ऐसा सब्जेक्ट पर था जिस पर ध्यान देना
दिया जाना चाहिए था, क्योंकि अभी हम देखते हैं कि जब एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं हम, तो जो भारत में कुछ ही जगह है जहाँ से एक्सपोर्ट की बात होती है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर या जबलपुर या खंडवा, यहाँ के कुछ मुख्य उत्पाद है वो एक्सपोर्ट, लेकिन मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी काफ़ी पोटेंशियल है, लेकिन बहुत ज़्यादा अवेयरनेस, बहुत ज़्यादा सुविधाएं, बहुत ज़्यादा हैंड होल्डिंग और एक सिस्टम नहीं होने के कारण हम शायद एक्सपोर्ट में अभी तक पीछे थे। तो इस पर कुछ बात जो है बजट में हुई है, मुझे लगता है ये काफ़ी अच्छा है। दूसरा, एग्रो प्रोसेसिंग पर सरकार ने काफ़ी बात की है, जिसको हम कहते हैं कृषि से संबंधित। तो जो भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, वहीं पर अनुसूचित जाति जनजाति के किसान भी अपना काम कर रहे हैं। एग्रो प्रोसेसिंग के लिए सरकार ने एक नई स्कीम भी लॉन्च की है, धन्य धान्य करके जो योजना है। मुझे लगता है इससे जो प्रसंस्करण का जो अभाव था, और जो प्रसंस्करण की कमी के कारण हम देखते हैं भारत मूलतः कृषि प्रधान देश है और मध्य प्रदेश भी हमारा कृषि प्रधान है। मध्य प्रदेश की जो कृषि और उद्यानिकी की जो उपज है अपार और प्रचुर होने के बावजूद भी उसका बहुत ज़्यादा लाभ जो है नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि उसका प्रसंस्करण का व्यवस्था नहीं थी। सरकार ने यहाँ प्रसंस्करण पर जोर दिया है और जोर देते हुए कुछ सुविधाएं दी हैं। तो मुझे अब ये लगता है कि भारत सरकार ने कुछ अच्छी घोषणाएं करी हैं। अब राज्य सरकारों का इसमें यह है कि इनको जमीन तक लेके जाएं और वास्तव में किसानों को इसका लाभ मिले, क्योंकि ये किसान एक वर्ग के नहीं है, सभी वर्गों के किसान हैं। और जितना ज़्यादा प्रोसेसिंग होगी, वो जो किसानों की आय दोगुनी करने की बात है, वो लक्ष्य भी पूरा होगा। गांव-गांव में उद्यमिता विकास और स्वरोजगार की बात है, वो लक्ष्य भी पूरा होगा। जो बड़ी संख्या में हमें रोजगार सृजन करना है, वो भी इससे लक्ष्य पूरा हो सकता है। और जो बैंकिंग प्रणाली पर काफ़ी जो फोकस किया है, तो मुझे लगता है इसमें भी अब बैंकों को थोड़ा और संवेदनशील किया जाए कि जो भारत सरकार ने बजट में जो बातें कही हैं, बैंक के उसको सरलता के साथ नीचे तक उनका लाभ पहुंचाएं। आप ये बताइए कि मध्यम वर्ग के लिए ये बजट किस तरह का है? देखिए, इस बजट का सबसे मुख्य आकर्षण अगर हम जिसको कहें तो वो वही है कि 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री कर दिया गया है। यही इस बजट का सबसे मुख्यतम आकर्षण। बाकी सब चीज़ें हैं, हर साल बजट आता है, कोई ना कोई चीज़ घोषणाएं होती हैं, बहुत सारी बातें होती हैं, कोई अच्छी भी होती हैं, कोई अच्छी नहीं भी होती हैं, कुछ चीज़ें महंगी होती हैं, कुछ सस्ती होती हैं। वो परिस्थितियों के हिसाब से सरकार अपना जो है उसमें निर्णय लेती है। पर ये जो मध्य वर्ग के हिसाब से अगर हम देखें तो 12 लाख की जो बजट जो आय को टैक्स फ्री किया गया है, ये मुझे लगता है अभी तक का सबसे बड़ा कदम है। और इसी से मध्य वर्ग को कुछ बचत भी होगी, मार्केट में शायद जो रुपयों का रोटेशन बढ़ेगा, अर्थव्यवस्था में थोड़ी और गतिशीलता आएगी और मार्केट थोड़ा सा और इससे बूम करेगा। और मुझे लगता है ये डिसीजन, हालांकि उम्मीद तो ये थी कि 10 लाख तक की आय कोई टैक्स फ्री किया जाएगा, लेकिन इसमें 2 कदम आगे जाके 12 लाख तक की आय को टैक्स फ्री किया है। तो निश्चित तौर पे ये मध्यम वर्ग की सबसे बड़ी मांग थी, यही राजनीतिक पार्टियों की मांग थी और यही वास्तव में होना भी चाहिए था, क्योंकि जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, जिस तरह से चीज़ों के दाम बढ़ रहे हैं, वहाँ इस तरह की छोटी सी भी राहत, हालांकि काफ़ी बड़ी राहत है, ये इस तरह की राहत लोगों को बड़ी खुशी देती है, उन्हें एक स्पेस देती है कि अब वो थोड़ा कुछ वहाँ पर अपनी बचत कर सकें। इसके साथ ही अनिल जी, क्या इस बजट के बाद स्टार्टअप्स को लेकर खास तौर पर यदि बात करें हम, या ऐसे क्या रिफॉर्म्स आपको इस बजट में समझ में आए? मुझे एमएसएमई सेक्टर में 2-3 बड़े रिफॉर्म इसमें दिखाई दे रहे हैं। भारत सरकार ने अपने इसी 12 साल के कार्यकाल में लगभग दूसरी बार एमएसएमई की परिभाषा को फिर से जो है परिभाषित किया है। करीब 2.5 गुना जो टर्नओवर था उसको जो बढ़ाया गया है। अभी तक हम मिनिमम 1 करोड़ रुपए के इन्वेस्टमेंट की इकाई को माइक्रो यूनिट मानते थे, अब 2.5 करोड़ की यूनिट को 2.5 करोड़ के इन्वेस्टमेंट की यूनिट को माइक्रो यूनिट में यहाँ पर मानेंगे। तो भारत सरकार ने एमएसएमई की परिभाषा को फिर से परिभाषित किया है, फिर से उसको नया किया है। तो मुझे इससे लगता है थोड़ा और कॉम्पिटिटिव आएगी, एक प्रतिस्पर्धा की भावना आएगी कि भाई मुझे अपना बिजनेस एक लेवल पे लेके जाना है। ये एक इस चीज़ का काम ये करेगा। दूसरी चीज़ जो मुझे लगता है कि स्टार्टअप के लिए हम देख रहे हैं कि एक पिछले 5-6 सालों में एक पूरी वेव चली है, बहुत सारे स्टार्टअप्स आ रहे हैं और उनकी समस्याएं जिस तरह से सामने आ रही हैं, उनको देखते हुए एक अतिरिक्त फंड की व्यवस्था जो करना, 10,000 करोड़ का एडिशनल फंड वहाँ पर रखना, वो लगभग दुगना किया गया है। तो मुझे लगता है इससे और जो छूटे हुए स्टार्टअप हैं, जो बचे, जो फंडिंग के अभाव में जब
बजट लैप्स कम हो जाता है, जिसके कारण उनको फंड नहीं मिल पाते, तो ऐसे स्टार्टअप और भी इससे लाभान्वित होंगे। और मुझे लगता है अब इसमें एक काम ये होना चाहिए कि जो छोटी छोटी शहरों के स्टार्टअप हैं, गाँवों के स्टार्टअप हैं, अब उनको भी सरकार को इसमें कुछ प्राथमिकता देनी चाहिए। गांवों के स्टार्टअप्स की आपने बात की है, तो अब जो खास तौर पर स्किल डेवलपमेंट को लेकर बात की जाती है एजुकेशन सेक्टर में, उसमें आपको क्या लगता है स्किल डेवलपमेंट को लेकर? इस बजट में स्किलिंग पर और अप स्किलिंग पर काफ़ी बातें कही गई हैं और मुझे लगता है ये अच्छा भी है। सरकार ने लगभग हर क्षेत्र में स्किलिंग और अप स्किलिंग को बढ़ावा देने की बात कही है। एडिशनल जो है एडिशनल वहाँ पे फंड का एलोकेशन भी हुआ है। वहाँ पर कुछ जो खासकर आईटी सेक्टर की जो स्किलिंग है उस पर काफ़ी बात हुई है। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी पर स्किलिंग की जो जरूरत है। तो मुझे ओवरऑल ये लगता है कि आने वाले समय में आज से 5-10 साल बाद वैश्विक जो माहौल बदल रहा है, जिस तरह की अवसर और जिस तरह की चुनौती हमें आने वाली हैं, या भारत में भी जिस तरह के अपॉर्चुनिटी क्रिएट होगी वैश्विक स्तर पे और राष्ट्रीय स्तर पे, उसको उस हिसाब से हम अपनी वर्कफोर्स को तैयार कर सकें, वैसा एक छोटा सा विजन मुझे यहाँ पर स्किलिंग के मामले में दिखाई देता है, जो कि स्वागत योग्य है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से कहते हैं कि ज्ञान, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी, इसमें जो ये 4 प्रमुख आधार स्तंभ है, इसको लेकर विकसित भारत का संकल्प लेकर चले हैं। ये जो 4 जो वर्ग सरकार ने अपनी तरफ से डिफाइन किए, जिनको हम ज्ञान कह रहे हैं, निश्चित तौर पे मुझे लगता है सरकार की सारी गतिविधियां और फोकस इन चारों के आसपास ही है और इनको प्रमोट करने के लिए सरकार के पास सबसे मुख्य साधन अपनी बात इन तक पहुंचाने के लिए वो उसका वार्षिक लेखा जोखा यानी बजट ही होता है। और इस बात में कोई आश्चर्य नहीं है कि इसमें सरकार अपने बजट में ही इन चारों क्षेत्रों के लिए, इन चारों वर्गों के लिए क्या करने वाली है वो उसकी घोषणा करती। तो लगभग सभी जो 4 जो वर्ग हैं, चारों पे सरकार ने बराबर ध्यान दिया है। बस अब यहाँ सबसे बड़ी चुनौती इस बात की होगी कि हमने प्रावधान तो काफ़ी कुछ किए हैं, हमने पिछले बजट में भी देखे काफ़ी कुछ चीज़ें थी, लेकिन आज 1 साल हुआ है और हमें उसमें से कुछ चीज़ें शायद होती हुई दिखाई नहीं देती हैं। लेकिन मुझे लगता है इस बजट में जो चारों जो वर्ग हैं, गरीब, युवा, किसान, महिला, इस पे जितनी ईमानदारी से सरकार ने अपना पक्ष रखा है, उसमें एक विजन भी दिखाई देता है कि सरकार वास्तव में चाहती है कि इन 4 क्षेत्रों का विकास हो, सभी को समान अवसर मिले। लेकिन वो तभी संभव हो पाएगा जब इनके क्रियान्वयन की एक बेहतर रणनीति, इनको जमीन पर उतारने का एक पूरा सिस्टम और नीचे तक एक संवेदनशील प्रशासन, जवाबदेही प्रशासन, जिसको हम सुशासन कह सकते हैं, वो जब इसमें संलग्न होगा। तो ये भी सरकार को सुनिश्चित करने की आवश्यकता है कि आपने बड़ा अच्छा एक जो है बजट दिया है, अच्छे प्रावधान किए। अब जिम्मेदारी ये भी बनती है कि इसका वास्तविक लाभ जो लक्षित वर्ग है उसको मिलना चाहिए। बिल्कुल। अनिल जी, दूरदर्शन से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अंकुर, ये थे डॉक्टर अनिल सिरवैया जो बता रहे थे कि जो बजट है वो विकसित भारत का है, जो चारों आधार स्तंभ है जिसके लिए खास तौर पर सरकार की तरफ से काम किए गए हैं, उसके लिए जरूरी है कि वो क्रियान्वयन सही ढंग से वो तमाम योजनाएं हो जिसका लाभ जनता को मिल सके। जी अंकुर। जी आशीष, बहुत बहुत धन्यवाद इस पूरी चर्चा के लिए। निश्चित तौर पर बताया गया कि कैसे अनुसूचित जाति, जनजाति वर्ग, साथ ही मध्यम वर्ग के लिए इस बजट में प्रावधान किए गए हैं और इसके दूरगामी असर देखने को मिलेंगे। हम चलते हैं नवनीत जी के पास। नवनीत जी, एक बात कही जाती है कि या तो आप बजट को डेमोक्रेटिक बना सकते हैं या डेवलपमेंटल बना सकते हैं। जब आपके बजट में सब्सिडीज ज़्यादा होती हैं तब इसे माना जाता है कि आपने डेमोक्रेसी का ध्यान रखा है, आम जनता का, गरीब लोगों का, आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों का ध्यान रखा है। लेकिन जब आप इस तरह सब्सिडीज पर या उसे डेमोक्रेटिक बनाने की तरफ आगे बढ़ते हैं तो डेवलपमेंट को कहीं ना कहीं हमको गौण करना पड़ता है। ऐसे में आप क्या देखते हैं कि इस बजट ने किस तरह से डेमोक्रेटिक और डेवलपमेंटल के बीच में एक संतुलन बनाने का प्रयास किया है? देखिए, ये एक ऐसा बजट है जिसको हम गेम चेंजर बजट कह सकते हैं। इसमें आप देखेंगे कि पिछले करीब 10 सालों से मोदी सरकार के जितने भी बजट रहे उसमें उनकी प्राथमिकता रही आधारभूत संरचना पर खर्च करने की। पिछले बार उन्होंने लक्ष्य रखा था करीब 11.11 लाख करोड़ का, जिसमें से 10.35 यानी कुछ 1 लाख करोड़ का बजट पूरा खर्च भी नहीं हो पाया।
तो आप देखेंगे कि आज शेयर मार्केट खुला था शनिवार होने के बावजूद, उसके बाद शेयर मार्केट ने थोड़ी सी इसमें निराशा जाहिर की। कारण उसके पीछे ये था कि मार्केट ये एक्सपेक्ट कर रहा था कि हर साल आधारभूत संरचना पर या इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे एक बड़ा खर्च ये सरकार करने जा रही है। इस बार उस बजट को बढ़ाया नहीं गया, उसको स्टेगनेंट रखा गया है। करीब 10 लाख करोड़ के आसपास का ही खर्चा अगले साल भी आधारभूत संरचना पे किया जाएगा। तो ये एक कारण रहा कि कहीं ना कहीं जो टैक्सेशन में जो रिलीफ दी गई है, उससे जो टैक्स कलेक्शन कम होगा, उस कमी का असर यहाँ पर देखने को मिला है। लेकिन मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो इनकम टैक्स में इन्होंने कटौती की है, उसका असर सीधे सीधे जीएसटी कलेक्शन पर जाएगा। अभी जीएसटी कलेक्शन के जनवरी 2025 के आंकड़े आए हैं। हर एक चलन है कि हर महीने की पहली तारीख को पिछले महीने का जीएसटी कलेक्शन सरकार सबको बताती है। तो पहली बार जीएसटी कानून लागू होने के करीब 7.5 साल के बाद में 1.96 लाख करोड़ का जीएसटी कलेक्शन हुआ, हाईएस्ट एवर टिल नाउ। अभी सरकार का लक्ष्य था कि करीब 2 लाख करोड़ रुपए पर मंथ का हमारा जीएसटी कलेक्शन हो। पहले कभी 2017 में ये सोचा जाता था कि ये एक कोरी कल्पना है, लेकिन आज वो कल्पना साकार होती हुई दिख रही है। और मुझे लगता है कि अब ये जो इनकम टैक्स में छूट दी गई है और इससे जो कंजम्पशन और जो इम्पैक्ट आने वाला है, और ये समय भी दूर नहीं होगा कि करीब 2.5 लाख करोड़ के आसपास का कभी जीएसटी कलेक्शन पर मंथ बेसिस पे आ जाए। तो निश्चित रूप से देखिए, सरकार को एक संतुलन बनाना होता है। अभी इस वाले बजट में इसको बड़ा लोक लुभावन बजट कह सकते हैं, मध्यम वर्ग इससे बड़ा खुश होगा। लेकिन साथ ही साथ एक बात और हमें ध्यान में रखनी होगी, आप आंकड़ों पर नजर डालें। 140 लाख करोड़ की हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, उसमें से रिटर्न फाइल करते हैं केवल 8 करोड़ लोग। और 8 करोड़ लोगों में भी सारे लोग टैक्स जमा नहीं करते। उसमें बहुत बड़ा वर्ग ऐसा है जो केवल अपनी निल की रिटर्न फाइल करता है, यानी जो टैक्स का भुगतान नहीं करता है। आंकड़ा है करीब 2.5 से 3 करोड़ लोग जो पूरे देश भर में है वो टैक्स का भुगतान करते हैं। आप समझिए कि 140 करोड़ की जनता में 3 करोड़ लोग जो टैक्स का भुगतान कर रहे हैं, उन्हीं को फायदा हो रहा है। और यानी इससे ये जो आज प्रावधान किए गए, इससे पूरे देश भर में अगर बात की जाए तो 140 करोड़ की जनता को फायदा नहीं होना है, केवल 3 करोड़ जनता को फायदा होना है। लेकिन इस बात का जश्न पूरा देश मना रहा है। ये भी एक बड़ी अचंभित करने वाली बात है, क्योंकि बाकी के लोग जो टैक्स नहीं देते, अभी 7 लाख रुपए तक की इनकम के ऊपर कोई टैक्स नहीं है। तो बाकी के लोग जो अभी टैक्स नहीं देते, वो इस बात से खुश हैं कि उनकी इनकम जो आगे बढ़ने वाली है, जिनकी इनकम आज 7 लाख है, कभी 8 लाख होगी, कभी 9 लाख होगी, कभी 10 लाख होगी, तो उनको एक बड़ा कुशन मिल गया कि 12 लाख रुपए तक की इनकम पे उनको टैक्स देने से बचत हो जाएगी। तो भी अगर हम बात करें तो 8 करोड़ लोग पूरे देश भर में ऐसे हैं जो कि रिटर्न फाइल करते हैं। बाकी के लोग जो 132 करोड़ लोग हैं वो तो रिटर्न ही फाइल नहीं करते, स्टिल वो भी खुश हैं। तो ये हमारे भारत की संस्कृति है कि दूसरे की खुशी में अपनी खुशी देखना। सही बात। और वैसे करके हमारा पूरा देश में आज खुशी की लहर दौड़ी हुई है। बिल्कुल। आपके पास चलना चाहूंगा सतीश जी। ज्ञान, ये एक शब्द बड़ा प्रयोग किया जा रहा है, बजट में ही नहीं, बजट से पहले भी हम लगातार प्रधानमंत्री के द्वारा या केंद्रीय मंत्रियों के द्वारा इस शब्द को प्रयोग करते हुए देखते रहे हैं, जिसमें गरीब, युवा, अन्नदाता यानी किसान और नारी, इन चारों पर सरकार का लगातार ध्यान है। और इस बजट में भी एक बार फिर ये बात दोहराई गई है कि हमने गरीबों का भी ध्यान रखा, युवाओं का भी, उनके रोजगार के लिए प्रावधान किए गए, अन्नदाता किसानों के लिए भी प्रावधान है, और नारी शक्ति के लिए भी इस बजट में प्रावधान किए गए हैं। किस तरह से आप देखते हैं जो ज्ञान की बातें कही जा रही हैं, ज्ञान की बातें, ये शब्द बड़ा अच्छा लगता है, लेकिन इस बजट के संदर्भ में निर्मला सीतारमण के मुख से ज्ञान की बातें कितनी अच्छी लगी? आपका जो ज्ञान है इस पे एन जो है नारी से ही हम शुरू करें तो निर्मला सीतारमण पूरी दुनिया में पहली किसी लोकतांत्रिक देश की पहली ऐसी वित्त मंत्री जो लगातार 8वां पूर्ण बजट उन्होंने पेश किया है। इसके पहले वो रक्षा मंत्री भी रह चुकी हैं। तो नारी सशक्तिकरण इस सरकार का एक ध्येय है और उनकी योजनाओं में भी दिखता है, और सत्ता में प्रतिनिधित्व जो है निर्मला सीतारमण ने जो बजट पेश किया उससे सिद्ध होता है। और बाकी हम सिर्फ अकेले ज्ञान की शब्द बात करें, उसकी परिभाषा में अगर नहीं भी जाएं तो आप देखेंगे कि एक हर जिले में मेडिकल कॉलेज खोलने की जो बात है, इस बार फिर और सीटें बढ़ाई गई हैं मेडिकल कॉलेजेस की। और उसमें एक चीज़ और की गई, जिस तरह से कैंसर पूरी दुनिया में पांव पसार रहा है और हमारे भारत में जो तमाम तरह की बीमारियां हैं और उनके इलाज की जो सुविधाएं हैं, कैंसर उनमें अभी भी असाध्य माना जाता है। और इसको लेकर भी उन्होंने हर जिले में एक कैंसर सेंटर, जो मेडिकल कॉलेज तो खोले ही हैं, कैंसर सेंटर खोलने की जो बात कही है, यानी वो जो लगातार स्वास्थ्य की तरफ ध्यान देने की सरकार की जो प्राथमिकता है वो इस बजट में साफ तौर पर दिखती है।
फिर दूसरी बात है कि एआई को वो शिक्षा में जोड़ रहे हैं। जैसे कि कहा जा रहा है कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है जिसमें भारत अपनी ताकत सिद्ध कर सकता है, लेकिन चीन से चुनौती अमेरिका को भी मिल रही है और भारत के सामने एआई के मामले में भी चीन ही एक चुनौती है। सरकार का ये इस बार का जो बजट है वो एआई को भी एड्रेस उस तरह से करता है कि उस तरह से उनको एक पाठ्यक्रम में वो उस तरह से जोड़ रहे हैं ताकि हमारा जो युवा है पूरी दुनिया में, आईटी के सेक्टर में हमारे युवा पूरी दुनिया में एक शक्ति की तरह स्थापित है पूरी दुनिया में। भारत में एआई में भी भारत वो जो एक पोटेंशियल है एआई के क्षेत्र में उसका पूरा वो एक्सप्लोर कर सके। किसानों के मामले में जैसे कहा है, किसान के मामले में जैसे बात है कि वो जो कम उपज वाले जो 100 जिले हैं, एक तो बात होती है कि कृषि की जो आय है उसको हम दोगुनी करेंगे, एक जनरलाइज बात है पूरे देश में करेंगे, लेकिन जब तक आप आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि कहाँ उपज कम है, कहाँ ज़्यादा हो रही है, कहाँ नहीं हो रही है, कहाँ क्या किया जा सकता है, तो 100 जिले ऐसे आइडेंटिफाई किए हैं जहाँ उपज बढ़ सकती है लेकिन अभी कम है। तो वहाँ एक उन्होंने कृषि धन योजना जो पीएम कृषि धन योजना है उस पर भी जोर किया है। जब हम चारों तरफ व्यवस्थाएं करते हैं, हम युवा पर भी ध्यान देते हैं, किसान पर भी ध्यान देते हैं, मार्केट पर भी देते हैं, मैन्युफैक्चरिंग पर ध्यान देते हैं, तब जाकर कोई एक जो हमारा लक्ष्य है कि दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था हमको बनना है 2047 तक, और अभी हमको तीसरी अर्थव्यवस्था बननी है और निर्यात उसके लिए हमें बढ़ाना है। तो इस बजट में कम से कम जो एक सातत्य की बात मैंने पहले कही थी कि 2014 से जो लगातार एक विजन लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चले हैं उसका ही एक एक्सटेंशन है, उसमें एक और कदम है। ये राजनीतिक कम देश के विकास वाला बजट ज़्यादा मैं इसको मानता हूँ। जी बिल्कुल, राजनीतिक कम देश के विकास वाला बजट ये ज़्यादा है, और जिस तरह से सभी क्षेत्रों को और हर वर्गों को इस बजट में साधा गया है, सबके लिए कुछ ना कुछ दिया गया है, उससे ये बात बाकायदा जाहिर भी होती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी इस बजट पर प्रतिक्रिया दी है और अपनी बात को एक बार फिर, जिस बात को वो लगातार कहते रहे हैं कि लक्ष्मी जी की कृपा सब पर बरसेगी, और उन्होंने इस बजट के बाद जो अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त की है उसमें भी प्रधानमंत्री ने इन्हीं शब्दों को कहीं ना कहीं दोहराया है और कहा है कि भारतीयों के सपनों को पूरा करने वाला ये बजट है। हमने इस विभिन्न सेक्टर्स में युवाओं के लिए रोजगार के अवसर खोले हैं और कहीं ना कहीं इससे निवेश को भी बढ़ावा मिलेगा और देश की ग्रोथ भी बढ़ेगी। सुनते हैं प्रधानमंत्री को। भारत की विकास यात्रा का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। ये 140 करोड़ भारतीयों की आकांक्षाओं का बजट है। ये हर भारतीय के सपनों को पूरा करने वाला बजट है। हमने सेक्टर्स युवाओं के लिए खोल दिए हैं। सामान्य नागरिक विकसित भारत के मिशन को ड्राइव करने वाला है। ये बजट एक फोर्स मल्टीप्लायर है। ये बजट सेविंग्स को बढ़ाएगा, इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएगा, कंजम्पशन को बढ़ाएगा और ग्रोथ को भी तेजी से बढ़ाएगा। मैं वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और उनकी पूरी टीम को इस जनता जनार्दन का बजट, पीपल्स का बजट, इसके लिए बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आमतौर पर बजट का फोकस इस बात पर रहता है कि सरकार का खजाना कैसे भरेगा, लेकिन ये बजट उससे बिल्कुल उल्टा है। लेकिन ये बजट देश के नागरिकों की जेब कैसे भरेगी, देश के नागरिकों की बचत कैसे बढ़ेगी और देश के नागरिक विकास के भागीदार कैसे बनेंगे, ये बजट इसकी एक बहुत मजबूत नींव रखता है। साथियों, इस बजट में रिफॉर्म की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए गए हैं। न्यूक्लियर एनर्जी में प्राइवेट सेक्टर को बढ़ाने का निर्णय बहुत ही ऐतिहासिक है। ये आने वाले समय में सिविल न्यूक्लियर एनर्जी का बड़ा योगदान देश के विकास में सुनिश्चित करेगा। बजट में रोजगार के सभी क्षेत्रों को हर प्रकार से
प्राथमिकता दी गई है। लेकिन मैं दो चीजों पर ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उन रिफॉर्म्स की मैं चर्चा करना चाहूंगा जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाले हैं। एक, इंफ्रास्ट्रक्चर स्टेटस देने के कारण भारत में बड़े शिप्स के निर्माण को बढ़ावा मिलेगा, आत्मनिर्भर भारत अभियान को गति मिलेगी। और हम सब जानते हैं कि शिप बिल्डिंग ये सर्वाधिक रोजगार देने वाला क्षेत्र है। उसी प्रकार से देश में टूरिज्म के लिए बहुत संभावना है। महत्वपूर्ण 50 टूरिस्ट डेस्टिनेशन, वहां पर जो होटल्स बनाएंगे, उस होटल को पहली बार इंफ्रास्ट्रक्चर के दायरे में लाकर टूरिज्म पर बहुत बल दिया है। इससे हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को, जो रोजगार का बहुत बड़ा क्षेत्र है, और टूरिज्म जो रोजगार का सबसे बड़ा क्षेत्र है, एक प्रकार से चारों तरफ रोजगार के अवसर पैदा करने वाला एक क्षेत्र को ऊर्जा देने वाला काम करेगा। आज देश विकास भी विरासत भी इस मंत्र को लेकर चल रहा है। निवेश को बढ़ाने वाला, बचत को बढ़ाने वाला और ग्रोथ को बढ़ाने वाला ये बजट है। पीएम ने कहा कि ये फोर्स मल्टीप्लायर है। नवनीत जी, प्रधानमंत्री के इन शब्दों से कितना आप इत्तेफाक रखते हैं जब प्रधानमंत्री कहते हैं कि इससे लोगों की बचत भी बढ़ेगी? तो बचत बढ़ेगी और वे खर्चा कम करेंगे तो फिर उद्योगों में बाहर कैसे आएगी, बाजार में बाहर कैसे आएगी? तो ये तो बड़ी विरोधाभासी बातें लगती हैं। क्या प्रधानमंत्री कहना चाह रहे हैं? देखिए, निश्चित रूप से जब उन्होंने टैक्स में छूट दे दी है तो इसका मतलब यह है कि डिस्पोजेबल इनकम किसी भी व्यक्ति के पास में ज़्यादा होगी। अब ये उस व्यक्ति का डिस्क्रिशन है कि वो जो एक्स्ट्रा उसके पास जो इनकम रह गई, जो टैक्स के रूप में पहले सरकार के पास चली जाती थी, अब वो व्यक्ति के पास रह गई, तो उसमें से कुछ व्यक्ति ऐसे होंगे जो निश्चित रूप से उसको खर्च करना चाहेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो हो सकता है अपना कुछ आधारभूत संरचना में, जैसे मान लीजिए कोई घर लेने में उसको खर्च करेगा, कोई कार लेने में उसको खर्च करेगा, कुछ हो सकता है कि घूमने फिरने जाने में खर्च करें। बहुत सारे डिस्क्रिशनरी परचेजेस जिसको हम कहते हैं, जैसे रोटी कपड़ा और मकान की सुविधाएं तो सबकी पूरी हो रही थी, जो खासकर टैक्स पेइंग वर्ग है। जो व्यक्ति टैक्स जमा कर रहा है उसका रोटी कपड़ा मकान की जो बेसिक ज़रूरतें हैं वो पूरी हो रही हैं। अब ये जो उसके पास टैक्स बचने वाला है, टैक्स की बचत से जो भी एक्स्ट्रा आमदनी उसके पास रहने वाली है, कुछ लोग उसको सेविंग में लगा देंगे, कुछ लोग उसको खर्च करेंगे। तो जो लोग खर्च करेंगे उससे मार्केट में ट्रैक्शन आएगा। साथ ही साथ जो लोग सेविंग भी करेंगे, उस सेविंग से जो उद्योगों को निवेश की आवश्यकता है। देखिए, हम एक डेवलपिंग मार्केट है। डेवलपिंग मार्केट होते हुए अगर आपने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया हुआ है तो म्यूचुअल फंड का पैसा अल्टीमेटली शेयर बाजार के माध्यम से कंपनियों में जाकर के निवेश होता है। तो दोनों ही तरीके से कंपनियों को ही फायदा होना है। एक तरीके से जब कंजम्पशन बढ़ेगा तो उद्योगों में डिमांड बढ़ेगी, और साथ ही साथ जब उसका अगर सेविंग की जाती है तो सेविंग के बाद में उद्योगों के पास में वो पैसा जाकर के निवेश होगा। तो ये शायद प्रधानमंत्री जी कहना चाह रहे हैं कि ये दोनों ही तरीकों से एक फोर्स का काम करेगा जो कि देश की तरक्की में एक योगदान देगा। जी जी, बिल्कुल, निश्चित तौर पर बहुत अच्छी और ज़रूरी बात आपने बताई कि लोग जब पैसा बचाएंगे तो उसे म्यूचुअल फंड में अथवा शेयर मार्केट में भी लगाते हैं, तो इससे उद्योगों को ही कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलेगा, तो बचत भी होगी। और जो फोर्स मल्टीप्लायर की बात पीएम ने कही, उसके मायने को बहुत अच्छी तरीके से यहाँ पर समझाया। सतीश जी, रक्षा क्षेत्र किसी भी देश के लिए उसका गृह उद्योग, ये सारी चीज़ें, किसानों की वृद्धि, आर्थिक उन्नति होना जितनी ज़्यादा ज़रूरी है, उतना ही रक्षा क्षेत्र में भी ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। इस बार प्रधानमंत्री ने, वित्त मंत्री, केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन ने, उन्होंने रक्षा क्षेत्र के लिए भी समझ लीजिए कि अपने पिटारे से पूरी तरह से धन की वर्षा कर दी है। तो इससे हमारे रक्षा क्षेत्र को कितना ग्रोथ मिलेगा और देश के विकास में रक्षा की क्या भूमिका है, किस तरह से आप इसे देखते हैं? देखिए, अब थोड़ा सा पीछे मैं आपको ले जाना चाहूँगा। अभी कुछ दिनों पहले हमारा चीन के साथ एक, जिसको हम कहते हैं डी एस्केलेशन जैसी स्थिति एक बनी थी। चीन को वापस होना पड़ा था। तो वो वापस जो होना पड़ा था
उसकी वजह यह है कि सरकार लगातार रक्षा के क्षेत्र में न केवल बजट बढ़ा रही है बल्कि अपनी सेनाओं को और मजबूत कर रही है। और बहुत सारी चीज़ों पर जो कि हम विदेशों से जो आयात करते थे, सेना के उपकरण और आपके जो रक्षक सामग्री है, उसमें से बहुत सारी चीज़ों का भारत में ही अब उत्पादन होने लगा है। उसमें सरकार बजट लगातार बढ़ा रही है और यहाँ तक की स्थिति ये बन गई कि हम एक रक्षा के मामले में भी हम एक एक्सपोर्टर के तौर पर दुनिया के सामने आए हैं। आज अगर आप अमेरिका की ताकत इतनी बड़ी देखते हैं तो उसकी ताकत का सबसे बड़ा कारण है कि वो हथियारों का एक बड़ा निर्यातक है। भारत अगर विकसित देशों के साथ कंपटीशन में आ गया है, 5वें नंबर पर अगर हम खड़े हैं और हम तीसरे नंबर पर जाना चाहते हैं, तो हमें रक्षा के मामलों में हथियारों की जो बिक्री है या जो उस तरह के सामान है उनकी निर्यात में भी हमारी वृद्धि होनी चाहिए और वो दिख भी रही है, हो भी गई है। और मुझे लगता है कि निश्चित रूप से ये जो बजट है, रक्षा का जो उसमें पोर्शन है, वो इस चीज को, इस गति को आगे बढ़ाएगा। जी बिल्कुल, निश्चित तौर पर। और केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री ने भी इस बजट को आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट बताया है, क्योंकि ग्रामों के विकास के लिए हो या किसानों के विकास के लिए, उनकी आर्थिक वृद्धि करने के लिए जो प्रावधान किए गए हैं, उससे मुख्यमंत्री बड़े प्रसन्न नजर आए हैं। मध्य प्रदेश की अकेली बात की जाए तो 65 लाख से ज्यादा किसानों को जो किसान क्रेडिट कार्ड की लिमिट बढ़ाई गई है, इसका फायदा मिलने वाला है। लगभग 65 से 70 लाख किसानों से ज्यादा अकेले मध्य प्रदेश में लाभान्वित होंगे। तो इससे जो पूरी जो सौगातें वित्त मंत्री के इस बजट में मिली हैं, उस पर केंद्रीय कृषि मंत्री ने क्या कुछ कहा है, आइए सुनते हैं। ये आत्मनिर्भर भारत के निर्माण का बजट है। विकास की ललक, विश्वास की महक और विकसित भारत के निर्माण की तड़फ है। कृषि और किसानों के कल्याण पर सर्वोच्च ध्यान दिया गया है। चाहे किसानों के निवेश की क्षमता बढ़ाने का सवाल हो, किसान क्रेडिट कार्ड पर अब 5 लाख रुपया तक मिलेंगे। कम उत्पादकता वाले जिलों में अच्छे बीज हो, उत्पादकता बढ़ाना हो, कृषि इंफ्रा का निर्माण हो, दलहन मिशन हो, अनेकों सौगातें किसान को दी गई है, कृषि कल्याण को दी गई है। मध्यम वर्ग को भी बहुत बड़ी सौगात मिली है, लेकिन गरीबों, महिलाओं और युवाओं पर भी विशेष ध्यान दिया गया है। मध्यम वर्ग की बात करें, बजट की बात करें तो इनकम टैक्स में भारी छूट दिया गया है, ये इस पर यह मध्यम वर्ग के लिए वरदान है। वहीं मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने भी केंद्रीय बजट की सराहना की है। मुख्यमंत्री इस समय जापान की यात्रा पर हैं और उन्होंने वहां से ट्वीट करते हुए कहा है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो केंद्रीय बजट प्रस्तुत किया है, वो विकसित भारत के संकल्पों को सिद्ध करने वाला है। यह कल्याणकारी, सर्वस्पर्शी और समावेशी बजट देश के गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति के समग्र विकास के साथ स्टार्टअप्स, इनोवेशन तथा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसे विभिन्न क्षेत्रों को समाहित करते हुए अंत्योदय की भावना और नवोन्मेष की नव दृष्टि से परिपूर्ण है। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट 2025-26 में 12 लाख रुपए तक की वार्षिक आय को कर मुक्त करने का निर्णय अभिनंदनीय है। पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भारत ने जो समृद्धि के नए आयाम स्थापित किए हैं, उसमें देश के मध्यम वर्ग का परिश्रम और सामर्थ्य सम्मिलित है। निश्चित ही प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में किया गया यह निर्णय मध्यम वर्ग की आशाओं और आकांक्षाओं को उड़ान देने के साथ उन्हें सशक्त बनाने में निर्णायक सिद्ध होगा। नवनीत जी, रेलवे के लिए, यातायात के लिए उड़ानों में वृद्धि की गई है, साथ ही साथ नए एयरपोर्ट भी बनाने का ऐलान किया गया है। यातायात किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने में कितना जरूरी साबित होता है और उस यातायात के चाहे विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे हम रेलवे की बात करें, चाहे सड़कों की बात करें, चाहे हम हवाई उड़ानें जो बढ़ाने के निर्णय लिए गए या फिर एयरपोर्ट बनाने के जो निर्णय लिए हैं, तो इन सब से जो बजट के जो प्रावधान, उनसे आप संतुष्ट हैं? निश्चित रूप से देखिए, किसी भी देश का या किसी भी क्षेत्र का तरक्की इस बात पे निर्भर करती है कि वहाँ पे यातायात करना कितना सुगम और सरल है। जैसे हम देखते हैं कि हमारे देश के कुछ हिस्से ऐसे हैं जो कि यातायात की दृष्टि से उतने सुगम नहीं हैं। जैसे नॉर्थ ईस्ट के जो क्षेत्र हैं हमारे, जो मिजोरम, नागालैंड और इस तरीके के जो राज्य हैं, वहाँ तक पहुँच पाना बहुत सुगम नहीं है, जिसके चलते वहाँ का शायद विकास उतना नहीं हो पाया। और ऐसे राज्य जहाँ पर पहुँचना आसान है, वहाँ पर तरक्की बहुत हो रही है। तो अब सरकार इस दृष्टि पे काम कर रही है कि खास करके ऐसे क्षेत्र जहां पर यातायात
उतना सुगम नहीं है। उन चाहे हम अगर थल मार्ग से बात करें, रोड वहां तक पहुंच पाना अगर संभव नहीं है क्योंकि वहां की ज्योग्राफिकल स्थिति वैसी नहीं है, तो वहां पर बाय एयर पहुंचने के लिए वहां पे एयरपोर्ट का निर्माण किया जाए। जैसे आज के बजट में वित्त मंत्री महोदय ने बताया कि उड़ान योजना को वो लेकर के आ रहे हैं, जिसमें छोटे छोटे एयर स्ट्रिप्स, हेलीपैड, इसको भी शामिल किया जाएगा। तो खास करके पहाड़ी क्षेत्रों में जहां पर एक समतल भूमि नहीं मिलती है एक एयरपोर्ट बनाने के लिए, हमें पता है कि एकड़ों में समतल भूमि की आवश्यकता होती है। वहां पर एक छोटी एयर स्ट्रिप बना दी जाए, वहां पे हेलीपैड बना दिए जाए, जिससे वहां तक पहुंचा जा सके। और जब हम वहां तक पहुंचेंगे तो फिर वहां पर विकास भी होगा, वहां के लोगों का विकास होगा, और एक देश का ऐसा क्षेत्र जो कि अभी विकास से अछूता है, विकास वहां तक नहीं पहुंच पाया है, वहां तक कम से कम विकास पहुंच पाएगा। तो निश्चित रूप से जो यातायात को लेकर के सरकार काम कर रही है, इससे अर्थव्यवस्था पर तो प्रभाव पड़ेगा ही, खासकर उन क्षेत्रों में जहां तक विकास नहीं पहुंच पाया है, उन क्षेत्रों का भी विकास संभव हो पाएगा। जी सतीश जी, मैं देख रहा था कि जब बजट का आप एनालिसिस पर्सनली भी काफी ज्यादा लगातार कर रहे थे और आपने बहुत सारे नोट्स तैयार इसके किए हैं, मैं एक पत्रकार की दृष्टि से, और वो भी इतने एक सीनियर जर्नलिस्ट के नाते जो लगभग 30-35 वर्षों से लगातार पत्रकारिता में है, आपको इस बजट में ऐसा क्या कुछ देखने को मिला जिस बिंदु को आप खास तौर पर अंकित करना चाहेंगे? ऐसी कोई खास योजना, ऐसा कोई खास प्रावधान जो इस बजट में आपको लगता है कि ये को सिर्फ 1-2 साल नहीं बल्कि आने वाले कई सालों तक नजर आएगा? देखिए, मैंने पहले भी ये कहा था कि 2014 से अगर अभी तक के आप बजट देखेंगे तो उनमें कुछ चीजों में सातत्य दिखता है। जैसे कि एक बहुत बड़ी बात है जल जीवन मिशन की, जो बात है हर घर तक, गांव-गांव तक नल से जल पहुंचाने की जो स्कीम है। आज से करीब 30 साल पहले या 35 साल पहले जब हम ये दृश्य बहुत आम होते थे तो लोगों को मीलों जाकर पैदल चल के पानी लेके आना पड़ता था। आज भी सुदूर के कई सारे गांव ऐसे होंगे जहां पानी नहीं पहुंचता होगा। इस बजट में अगर आप देखेंगे तो ये जल जीवन जो मिशन है वो 80% आबादी तक एक तरह से वो पहुंच गया है या पहुंचने वाला है। अब बाकी का बचा जो 20% है, 20% लोगों तक वो पहुंचना भी बाकी है, उसकी व्यवस्था भी इस बजट में की गई है और उसका लक्ष्य जो है 2028 में पूरा करना है। यानी कि सिर्फ 3 साल बचे हैं। 3 साल बाद वो लक्ष्य अगर पूरा हो जाएगा तो हमारे देश की 100% आबादी तक नल से जल पहुंचने लगेगा। अगर आप 40 साल पहले, 30 साल पहले या 25 साल पहले जाके देखेंगे और 2028 में जब देखेंगे हर घर को पानी पहुंच रहा है, तो ये बहुत क्रांतिकारी बदलाव है। लोगों का आधा जीवन सिर्फ पानी ढूंढने में या घर के सिर्फ पीने के पानी इकट्ठे करने में लग जाया करता था। वो एनर्जी अब उन लोगों की विकास में, खेती में और बाकी चीज़ों में लगेगी। तो इस सरकार की सबसे बड़ी बात है, जैसे अभी परिवहन की बात हम लोग कर रहे थे, गर्ग साहब भी बता रहे थे, जल परिवहन के बारे में इस सरकार ने सबसे पहले सोचा। जल मार्ग से भी आवागमन हो सके, जल मार्ग से भी कारोबार व्यापार हो सके। कि अगर हम पुरानी जो कहानियां पढ़ते थे पंचतंत्र की या उस तरह की जो कहानियां पढ़ते थे, उसमें जल मार्ग का हम जिक्र देखते हैं। हमारे इतिहास की चीजों में हम देखते हैं कि जल मार्ग से आवाजाही होती थी। वो जल मार्ग को फिर से पुनर्जीवित करने का काम इस सरकार ने शुरू किया और उसको लगातार बढ़ रहे हैं। और इस साल के बजट में भी वो जल मार्ग का जो है, जल परिवहन जो है, ट्रांसपोर्टेशन जो है, उसको बढ़ाने की बात इस बार के बजट में भी की गई है। तो एक तरह से मैं ये देखता हूं, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, स्वास्थ्य का क्षेत्र हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का क्षेत्र हो और कर सुधारों का एक क्षेत्र हो, इस सरकार के विजन में एक सातत्य है। बजट दर बजट ऐसा नहीं होता कि पिछले बजट में कुछ और था, अगले बजट में उसकी अगली कड़ी है। पिछले बजट की ही एक तरह से अगली कड़ी एक बजट होता है। और यही विकास का सही मॉडल है कि आप आगे पार्ट पीछे सपाट वाली स्थिति नहीं होनी चाहिए। पीछे के उसको ही हमको आगे बढ़ाना है। और इस बजट में वो साफ तौर पर दिखता है कि ये कंटिन्यूटी का बजट है। जी बिल्कुल, निरंतरता का ये बजट है। जहां तक जो पिछले बजट में जिन विकास के प्रावधानों को जहां छोड़ा गया था, हमने 2 कदम उससे और आगे ले जाकर अब और आगे की बात सोचने के बारे में यहाँ पर इस बजट में कहीं ना जो प्रावधान किए गए हैं उनमें ये झलक साफ दिख रही है। नवनीत जी, अक्सर 2 बात कही जाती हैं, एक तो या तो आप इंक्लूसिव डेवलपमेंट पर केंद्रित हो सकते हैं या सतत पोषणीय विकास, जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहा जाता है। इस बजट में हमें इंक्लूसिव, सर्वसमावेशी विकास तो दिख रहा है, लेकिन सतत पोषणीय विकास आप पर्यावरण के साथ भी कितना सामंजस्य बनाते हुए आप प्रावधान करते हैं, अपने विकास को गति देते हैं, उसके लिए इस बजट के प्रावधानों को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, निश्चित रूप से ये जो बजट है इसमें पर्यावरण को भी ध्यान में रखा गया है। कृषि क्षेत्र में बहुत ज़्यादा काम किया जा रहा है। इस तरीके के प्रयास किए जा रहे हैं जहाँ पर पर्यावरण हमारा
पर्यावरण का संरक्षण किया जा सके। ई व्हीकल का जो ई व्हीकल खासकर जो उसको ई व्हीकल को सस्ता किया गया है, तो प्रदूषण को नियंत्रण किया जा सके। खासकर जैसे दिल्ली जैसे क्षेत्र में जहां पर हर साल हम देखते हैं कि 2 महीने तक वहां के नागरिकों का रहना बड़ा दुभर हो जाता है, तो खास करके हर तरीके से इसको कहा जाएगा कि ये जो बजट है बड़ा संतुलित बजट है और समाज के हर क्षेत्र का इसमें ध्यान रखा गया है, पर्यावरण का विशेष रूप से इसमें ख्याल रखा गया है, तो बड़ा संतुलित तरीके से बनाया गया बजट है। तो इसके लिए भारत सरकार और खासकर वित्त मंत्री महोदया बधाई की पात्र है। बिल्कुल। अक्षय ऊर्जा बड़ा महत्वपूर्ण, किसी भी जब हम बहुत दूर का सोचते हैं, 2050 की बात करते हैं और लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कह रहे हैं हमें 2047 का जो भारत बनाना है वो हर तरह से निपुण भारत होगा, हर तरह से सक्षम भारत होगा और पर्यावरण के अनुकूल इको फ्रेंडली भारत भी होगा। तो अक्षय ऊर्जा की भूमिका को आप कितना महत्वपूर्ण मानते हैं और इस बजट में अक्षय ऊर्जा के प्रावधान, चाहे वो सोलर की बात हो चाहे ई व्हीकल्स की बात हो, उसे आप सतीश जी कैसे देखेंगे? देखिए, सोलर के बारे में पूरी दुनिया की जितनी तरह के कन्वेंशन अभी तक हुए हैं रिन्यूएबल एनर्जी के बारे में, और मोदी जी ने ये जो जहाँ जहाँ जाकर उन्होंने भी जो कमिटमेंट किए हैं, भारत ने लगभग सारे कमिटमेंट पूरे वो कर लिए हैं। सौर ऊर्जा के मामले में तो हम एक तरह से हम कह सकते हैं कि हम बहुत धनी हैं और उसके पोटेंशियल न केवल पूरे देश में, हम मध्य प्रदेश में भी अगर देखेंगे तो सौर ऊर्जा का एक बहुत बड़ा उपयोग हमारे यहाँ बढ़ गया है। अगर आप अपने आसपास ही देखेंगे, भोपाल में भी देखेंगे और कहीं गांव-गांव तक देखेंगे, तो अब लोग भी सौर ऊर्जा का उपयोग करने लगे हैं ज़्यादा। सिंचाई के पंपों में आपका देखेंगे, स्ट्रीट लाइट में भी कई जगह वो प्रयोग में आ रहा है, यातायात में आप देखेंगे चौराहों पर भी वो प्रयोग में आता है। और सौर ऊर्जा के लिए जो पिछली बार सरकार ने योजना लॉन्च की थी, उसको भी आप देखेंगे तो लोग उसका लाभ ले रहे हैं और सरकार उसमें लगातार सब्सिडी दे रही है। भारत के कई सारे राज्य ऐसे, खासकर तमिलनाडु जैसे कोस्टल एरियाज के जो राज्य हैं, वहाँ विंड एनर्जी की बहुत संभावना वहाँ है और वो विंड एनर्जी वहाँ लगातार बढ़ रही है। तो जो प्राकृतिक संसाधनों से, कोयले से जो बिजली बनाते थे, उसका प्रतिशत धीरे धीरे कम हो रहा है और बाकी जो वैकल्पिक ऊर्जा है, सौर ऊर्जा है या पवन ऊर्जा है, इसका प्रयोग भारत में लगातार बढ़ रहा है और बजट में भी उसके लिए प्रावधान पर्याप्त उसमें किए गए हैं। निश्चित तौर पर चाहे बात स्वास्थ्य की हो, रोजगार की हो, किसानों की हो, इंफ्रास्ट्रक्चर की हो या अक्षय ऊर्जा की हो, पर्यावरण के संतुलन की हो, हर तरह से केंद्रीय वित्त मंत्री के बजट में हर वर्ग के लिए, हर क्षेत्र के लिए और बड़े दूरगामी भविष्य को ध्यान में रखते हुए, विकसित भारत की सोच को ध्यान में रखते हुए और सिटीजन फर्स्ट की अवधारणा के साथ बजट में ये सारे प्रावधान किए गए हैं। और इन सारे प्रावधानों के ऊपर जो हमारे पास एक लिमिटेड समय था, उस समय के बीच हमने हमारे विशेषज्ञों के साथ बात करने की कोशिश की। निश्चित तौर पर बहुत सारे विषय हमने कवर किए, लेकिन अभी भी बहुत विषय ऐसे हैं जिन पर और चर्चा की जा सकती थी। लेकिन हमें पूरा यकीन है कि जो मूल जो इस बजट के प्रावधान थे, उस पर हमने एक इमेज हमारे दर्शकों के सामने निश्चित तौर पर रखी होगी। आखिर में नवनीत जी, 30 सेकंड में कुछ खास ऐसी बात जो आप कहना चाहते थे और आपके द्वारा कहने में चूक हो गई हो और वो हमारे दर्शकों के साथ यदि साझा करना चाहें तो 30 सेकंड आपके पास है। देखिए, ये जो बजट है, इसको जो मीडिया के हमारे हाउसेस थे वो मेक और ब्रेक बजट कह रहे थे, तो बिल्कुल मैं इसको यही कहूंगा कि मेक और ब्रेक बजट में ये गेम चेंजर बजट होने वाला है। और आने वाले समय में जैसे हम एक 1991 के मनमोहन सिंह के बजट को याद करते हैं, निश्चित रूप से ये वाला बजट भी उसी तरीके से याद किया जाएगा। अच्छा, सतीश जी, 30 सेकंड में आपकी बात। देखिए, बजट सरकार ने बना दिया है, तंत्र का काम उसको जमीन पर उतारना है, लेकिन जो उसके लाभार्थी हैं उनको इसको आगे बढ़ के लाभ लेना होगा। पर्यटन का क्षेत्र हो, कृषि का क्षेत्र हो या शिक्षा का क्षेत्र हो, या जो नए रोजगार करने वाले उद्यमी युवा हैं जो रोजगार करना चाहते हैं और जिनको फंड की जरूरत हो, सरकार ने उसकी व्यवस्था की है और बल्कि बढ़ाई भी है। तो अब लाभ लेने की बारी या उसका फायदा लेने की बारी और देश को आगे बढ़ाने की बारी उनकी है जिनके लिए बजट बनाया गया है। जिन अवधारणाओं के साथ, जिन संकल्पनाओं के साथ इस बजट को प्रस्तुत किया गया है, चाहे वो विकसित भारत की बात हो, चाहे आम आदमी के विकास की बात हो या ज्ञान की अवधारणा, गरीब, युवा, अन्नदाता और नारी शक्ति को बढ़ावा देने की बात हो, इन सब प्रावधानों को जिन संकल्पनाओं के साथ प्रस्तुत किया गया और बजट में जो प्रावधान किए गए हैं वो इसी रूप में जमीन पर उतरें। जिस तरह से इन्हें प्रस्तुत किया गया है वैसे ही ये साकार हों और विकसित भारत का जो संकल्प पूरा देश देख रहा है, जो सपना संजोया गया है, वो सपना इस बजट के जरिए पूरा हो। इसी कामना के साथ अभी की चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। हमारे दोनों अतिथियों का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए और महत्वपूर्ण विचार हमारे साथ साझा करने के लिए। तो फिलहाल दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। आगे जब पुनः हम कल हाजिर होंगे
तो आपके साथ कुछ बजट से जुड़ी हुई बातों पर और भी चर्चा करेंगे। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।